हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव चैप्टर 5 ग्रामीण विकास की रचना वर्तमान विषय। सब पॉइंट सूखे की स्थिति में घोषित किए जाने वाले राहत के उपाय, रिलीफ मेजर अनाउंस्ड इन ए ड्रॉट। सूखे की परिस्थिति का सामना करने के लिए घोषित किए जाने वाले राहत संबंधी उपाय पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सामान्यतः निम्नांकित में से कोई भी अथवा सभी कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सूखे से प्रभावित क्षेत्र में राजस्व वसूली का स्थगन। नंबर 2 है ऋणों पर ब्याज की माफ़ी करना। नंबर 3 है कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम चलाना। नंबर 4 है सीधी नकद राहत प्रदान करना। 5 है फसल की हानि के लिए सहायता देना। नंबर 6 पशुधन तथा चारे के लिए हुए नुकसान हेतु सहायता प्रदान करना। और नेक्स्ट है ऋणों की वसूली या तो रोक दी जाती है या एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। और अंतिम है पेयजल, चारे एवं खाद्यान्न की आपूर्ति करना। सूखे की घोषणा के बाद उपयुक्त उपाय स्वतः शुरू नहीं होते हैं, अपितु राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। फसल की क्षति के लिए दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि किसान की जोत के आकार पर निर्भर करती है। इससे केवल ऐसे किसानों को ही राहत मिलती है जो ज़मीनों के मालिक हों, लेकिन कृषि श्रमिक सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो रोज़गार ही नहीं रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु फूड और वर्क अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम MNREGA जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्र में पेयजल की कमी हो सकती है, अतः इसके लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है। सरकार पेयजल की उपलब्धता वाले स्थानों से पानी के परिवर्तन एवं गांवों ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। पेयजल उपलब्ध कराने पर व्यय की राशि का भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्राय रेल मंत्रालय द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी के परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। सूखे के कारण पशुओं के लिए भी चारे पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति का सामना करने के लिए पशुपालकों को चारा खरीदने के लिए कुछ नकद राशि या सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किसानों को सलाह देती है कि वे अल्प समय में पकने वाले या तैयार होने वाले शुष्क फसलें ड्राई क्रॉप उगाएं, जो नियमित फसलों का कम से कम एक आंशिक विकल्प हो सकता है। सूखे के कारण बार बार क्यों पड़ता है सूखा? देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार हैं। नंबर 1 है वनों की अंधाधुंध कटाई, एक्सेसिव डिफोरेशन। ईंधन की बढ़ती हुई खपत, इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर की मांग में वृद्धि तथा कृषि के लिए अधिकाधिक भूमि को काम में लेने हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। भारत में कुल भूमि के केवल 20.55 भाग में वन हैं, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम 1/3 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत में वन क्षेत्र विश्व के वन क्षेत्र का 2% है, जो विश्व की 17.5% जनसंख्या तथा 14% पशुओं का भरण पोषण करता है। कुछ राज्यों में तो वन क्षेत्र बहुत ही कम है, उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के मात्र 8.94% भाग पर वन है, जो कि औसत से भी बहुत कम है। एक और वन क्षेत्र की कमी है तो दूसरी ओर देश में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर बारिश का बहुत ही कम होना पाया जाता है। नंबर 2 पानी को रोकने की व्यवस्था का अभाव, लैक ऑफ चेक डैम्स।
देश के अनेक क्षेत्रों में ज़मीन ढलवा होने के कारण खेत में पानी नहीं रुकता है। वर्षा के पानी को रोकने के लिए चेक डैम जैसी कोई व्यवस्था समय पर उपलब्ध नहीं होती है। नंबर 3 है सिंचाई साधनों का अभाव, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं तथा नहरें निकाली गई हैं, नलकूप व सिंचाई के अन्य साधनों का भी विकास किया गया है, लेकिन केवल 40% कृषि भूमि को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। बाकी 60% भूमि पर कृषि उत्पादन नहीं हो पाता है सिंचाई के अभाव में। नंबर 4 विद्युतीकरण का अभाव, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देश के लगभग 14% गांव अभी भी विद्युत की आपूर्ति सुविधा से वंचित हैं। गांवों में विद्युतीकरण की कमी तथा दूसरे तकनीकी कारणों से सिंचाई योजनाएं कार्यरत नहीं हो पाती हैं। लगातार सूखा पड़ता है। नंबर 5 एल नीनो का प्रभाव, द एल नीनो इफेक्ट। प्रशांत महासागर में पिछले 50 साल से भी अधिक वर्षों के दौरान असंतुलित मौसम के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस में सूखे की स्थिति से पश्चिमोत्तर भारत भी सूखे की चपेट में आ जाता है। यह आशंका अमेरिकी विदेश विभाग के एक दस्तावेज में वैज्ञानिकों के हवाले से जाहिर की गई। दस्तावेज में बताया गया कि एल नीनो नाम से प्रचलित यह असाधारण प्राकृतिक घटना 1990 से घटती आ रही है और इससे विश्व के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है और इसके कुछ लक्षण नज़र भी आने लगे हैं। एल नीनो प्राय तब पैदा होता है जब पश्चिमी गोलार्ध प्रशांत महासागर क्षेत्र में गर्म धारा पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। इन गर्म धाराओं के कारण विश्व भर में मौसम की स्थिति बदल जाती है, जिससे कुछ भागों में वर्षा तथा कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दस्तावेज में अमेरिकी मौसम विशेषज्ञ बेरनो कोस्की के हवाले से कहा गया है कि यदि एल नीनो जारी रहता है तो भारत में मौसम शुष्क रहने लगेगा, जबकि भारत के अधिकतर किसान अपनी सिंचाई ज़रूरतों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते आए हैं। श्री कोस्की के मतानुसार मानसूनी वर्षा छिटपुट होती है और इसके आने में कुछ विलंब भी हो सकता है। इसके बाद मानसून का आगमन मध्य प्रशांत की गर्म धाराओं पर निर्भर होगा। इससे मानसून की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा इसके पूर्ववर्ती प्रवाह के कारण पश्चिमोत्तर भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनियमितता। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका समय 1 जून से 30 सितंबर तक है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्राय अनियमित रहता है। कभी मानसून देर से आता है तथा कभी जल्दी ही समाप्त हो जाता है, तो कभी बहुत जल्दी आकर चला जाता है तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। भारत में मानसून के निष्पादन संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसून के वितरण की असमानता एक आम बात है। भारत में पूरी मानसून अवधि में जो वर्षा होती है उसका लगभग 1/3 वर्षा सामान्यतः जुलाई में होती है। अतः जुलाई का महीना कृषि संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने तथा भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्ष 2002 में जुलाई माह में हुई वर्षा सामान्य वर्षा का लगभग आधी ही थी एवं बाद के महीनों में भी वर्षा की कमी रही। परिणामस्वरूप देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। वर्ष 1987 में देश के कुल 35 मौसम विज्ञान संबंधी उपखंडों में से 21 उपखंड में सामान्य से कम वर्षा हुई। उस वर्ष सामान्य अथवा अधिक वर्षा वाले जिले मात्र 43% थे, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1987 में देश में भयंकर सूखा पड़ा। वर्ष 1988 तथा उसके बाद के वर्षों में मानसून में सुधार आया तथा सूखे से प्रभावित खंडों तथा जिलों की संख्या में कमी आई। जुलाई माह में वर्षा की कमी के कारण वर्ष 2002 में देश में 18 राज्यों को मामूली से भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। वर्ष 2004 एवं 9 में भी मानसून की दृष्टि से वर्ष खराब थे। विगत 2 वर्षों 2014-15 में भी मानसून प्रतिकूल रहा।
वर्ष 2009-10 में देश में भयंकर सूखे के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई, लेकिन वर्ष 2010-11 एवं 11-12 में मानसून की अनुकूलता के कारण रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 2012 में दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा नहीं रहा, अतः देश में समग्र रूप से दीर्घकालीन औसत से 8% न्यून वर्षा हुई। 36 मौसम विज्ञान संबंधी उपखंडों में से 13 उपखंडों में सामान्य से कम वर्षा हुई। वर्ष 2012 में सामान्य अथवा अधिक वर्षा वाले उपखंडों की संख्या 23 थी तथा सामान्य अथवा अधिक वर्षा वाले जिलों का प्रतिशत मात्र 58 था। वर्ष 2012-13 में कृषि तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि में गिरावट आई। देश में बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित, अब टॉपिक आता है हमारा बाढ़ फ्लूड। भारत में एक और अनेक क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आते हैं, वहां दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से जो देश में प्रतिवर्ष 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करती है। फसलों, संपत्ति और जनोपयोगी सेवाओं को क्षति पहुंचती है। यह क्षति प्रति वर्ष अरबों रुपए की होती है। अधिक भूमि बह जाने से वन क्षेत्र में कमी हो जाने के कारण सूखा भी पड़ता है। देश में होने वाली 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा में से 9.10 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा वन क्षेत्र में होती है। इससे 4.9 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा वन की मृदा में रिस जाती है। 1.60 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और 2.6 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी बह जाता है। मृदा से ऋषि पानी की मात्रा धीरे धीरे निकलकर नालों एवं नदियों के रूप में लगातार बहती रहती है। देश में बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्यों में आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर पूर्व के सभी राज्य प्रमुख होते हैं। उसके बाद आता है अकाल। जब सूखे, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण तो फसलें उगाई ही नहीं जा सकती या फसलें तैयार होने, पकने से पूर्व ही नष्ट हो जाएं, तो इसे अकाल कहते हैं। अकाल पड़ने पर कृषि उत्पादन या तो बिल्कुल नहीं होता है या नगण्य होता है। अकाल की स्थिति में कई बार पशुओं के लिए चारा पानी तक नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ों मवेशी अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र लोगों के समक्ष रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है वहाँ के निवासी अपने मवेशियों सहित उन स्थानों पर पलायन करने को बाध्य हो जाते हैं जहाँ उन्हें रोजगार, पानी इत्यादि मिलने की संभावना कुछ होती हो। धन्यवाद।